2019 के संसदीय चुनावों के दौरान पटना का गांधी मैदान भगवा झंडों से भरा हुआ था। वहां खड़े 23 साल के राकेश यादव ने गले में भगवान कृष्ण का लॉकेट पहना था और जय श्री राम के नारे लगा रहा था। ऐतिहासिक रूप से यादव समुदाय अपने जातिगत नेताओं का पारंपरिक मतदाता रहा है, लेकिन राकेश का कहना था, भैया जात पात बहुत देख लिए, अब देश और धर्म देखना है। ये बदलाव भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ी घटना है। जाति, जो सदियों से एक सामाजिक संरचना थी, आज भारत की चुनावी राजनीति का सबसे शक्तिशाली वोट बैंक उपकरण बन गई है। जाति व्यवस्था की जड़ें प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था में हैं, जिसने जन्म और व्यवसाय के आधार पर समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने इसे और अधिक कठोर बना दिया। 1872 से 1931 के बीच अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए जातियों को वर्गीकृत और संहिताबद्ध किया, जिसने जातिगत पहचानों को और गहरा कर दिया। 1931 की जनगणना आखिरी बार थी जब जाति का पूर्ण विवरण दर्ज किया गया था। आज़ादी के बाद उच्च जातियों ने दशकों तक सरकारी संस्थानों पर अपना दबदबा बनाए रखा। 1930 के दशक में जाति को लेकर दो बड़े विचार थे। महात्मा गांधी अस्पृश्यता के विरोधी थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मानना था कि लोकतंत्र के लिए जाति का विनाश अनिवार्य है। उन्होंने जाति को राष्ट्र विरोधी कहा, क्योंकि यह समाज को खंडित करती है और एकता को बाधित करती है। 1932 के पूना पैक्ट ने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के बजाय सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटों का मार्ग प्रशस्त किया। आज़ादी के बाद अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त किया, अनुच्छेद 17 और SC/ST समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की। 1980 का दशक भारत के लिए दूसरा लोकतांत्रिक उभार था। मंडल आयोग ने पाया कि देश की 52% आबादी OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है। 1990 में जब सरकार ने OBC के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की, तो देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। इसी दौर में बहुजन की राजनीति उभरी। कांशीराम ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आबादी के 85% हिस्से यानी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को एकजुट करना था। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जातिगत लामबंदी ने चुनावी गणित को पूरी तरह बदल दिया। समाजशास्त्री MN श्रीनिवास ने दबंग जाति की अवधारणा पेश की। ये वे जातियां हैं जो अनुष्ठानिक पदानुक्रम में सबसे ऊपर नहीं है, लेकिन भूमि स्वामित्व और राजनीतिक प्रभाव के कारण शक्तिशाली हैं। प्रमुख उदाहरण: कर्नाटक में लिंगायत और वुक्कालिगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड्डी और कम्मा, उत्तर भारत में जाट और यादव। 2000 के दशक में सोशल इंजीनियरिंग का दौर आया, जहां बसपा जैसे दलों ने बहुजन से सर्वजन की ओर रुख किया और दलितों के साथ ब्राह्मणों का गठबंधन बनाया। 2014 के बाद से हिंदू राष्ट्रवादी लोकलुभावनवाद ने जाति की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। भाजपा ने सफलतापूर्वक उन गैर यादव OBC और गैर जाटव दलितों को एकजुट किया जो खुद को उपेक्षित महसूस करते थे। 2019 के चुनावों में भाजपा को OBC वोटों का 40% से अधिक प्राप्त हुआ। वर्तमान में जातिगत जनगणना की मांग फिर से केंद्र में है। 2023 के बिहार जाति सर्वेक्षण ने दिखाया कि OBC और EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की 63% आबादी हैं। इसके बाद आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बहस तेज हो गई है। भविष्य में डिजिटल माध्यम जातिगत पहचानों को और अधिक सक्रिय कर रहे हैं। जहां एक ओर जातिगत गणना प्रतिनिधित्व को लोकतांत्रिक बना सकती है, वहीं दूसरी ओर ये सामाजिक विखंडन का जोखिम भी पैदा करती है। भारत में जाति राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और पहचान की लड़ाई भी है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, लोकतंत्र केवल सरकार का रूप नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। क्या जातिगत गणना भारत में समानता लाएगी या विभाजनों को गहरा करेगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।